हाय दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ जो सुनकर आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। तो बिना इसकी कि यही पूरा कहानी जरूर सुनेगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देखिए शुरू करते हैं। प्रेम शब्द से सारी दुनिया परिचित है। यह एक ऐसी अनुभूति है जिसके बिना इंसान को सारा जीवन निरर्थक लगने लगता है। इस अनुभूति के विभिन्न रूप लोगों के जीवन में देखने को मिलते हैं। प्रेम कहीं पूजा है, कहीं तपस्या है। प्रेम के बिना जीवन मरुथल है। इसके बिना इंसान को जीवन की राहें बहुत लंबी लगने लगती हैं। समय समय पर इसके बारे में कहानियां भी लिखी गई हैं। प्रेम राधा और मीरा ने कृष्ण से किया। प्रेम के उदाहरण लैला मजनू, शेरी फरहाद भी हैं। प्रेम के नाम पर लोगों की गर्दनें भी कट गई हैं। कई बार प्रेम लोगों के मरने के बाद भी अमर रहता है। उनकी गाथाएं गाई जाती हैं। शाहजहां का प्रेम मुमताज के लिए ताजमहल के रूप में देखने को मिलता है। स्त्री पुरुष के संबंधों में प्रेम के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। अपनी 7 प्रेम कहानियों में प्रसिद्ध लेखक दयानंद पांडे जी ने स्त्री पुरुष के समकालीन प्रेम संबंधों का विवरण अपनी सरल, सहज, सुंदर भाषा शैली में जिस तरह किया है उसे पढ़कर पाठक का मन आंदोलित हो उठता है। मन स्त्री पुरुष के रिश्तों के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर हो उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने प्रेम के तमाम पहलुओं पर गहन चिंतन करते हुए इन कहानियों को लिखा है। प्रेम के विभिन्न रंगों में लिपटी इन कहानियों को पाठक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी को आपने बखूबी निभाया है। पढ़कर मन कह उठता है, काटा प्रेम कीटने जिसको, रास ना आए फिर कुछ उसको। मैत्रेयी की मुश्किलें। दयानंद जी की पहली कहानी की प्रेमिका मैत्रेयी लोगों पर हावी हो जाने के बारे में बदनाम है। लोग उससे दूर भागते रहते हैं। तकदीर की मारी, भला भूजे के भार जैसी मैत्रेयी का अतीत अवसाद से भरा है। पहले के 2 विवाह असफल होने के बाद नागेंद्र नाम के प्रेमी से अपने खोए हुए सुख को प्राप्त करना चाहती है। स्वभाव में एक तरफ उदारता की देवी और दूसरी तरफ बच्चों की तरह जिद पर अड़ने की आदत। नागेंद्र से वह बुरी तरह प्रेमासक्त है और एक पत्नी की तरह उससे मान मनोवल की उम्मीद रखती है। प्रेमी को डर है समाज का, पर उसे नहीं। शादीशुदा प्रेमी मैत्रेयी के चक्कर में है। मैत्रेयी तो मन से उसे चाहती है, पर नागेंद्र का प्रेम एक भंवरे की तरह है और उसका मन मौका पाते ही अन्य स्त्रियों के लिए भी डावाडोल होता रहता है। ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली सिचुएशन है। नागेंद्र के शब्दों में, मर्द हूं और लंपट किस्म का मर्द हूं। विवाहित होने के बावजूद अगर उसके साथ हम स्त्री कर सकता हूं तो बाकी और औरतों से भी राखी नहीं बंधवाई है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी मैत्रेयी, जो आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर नहीं है, उन औरतों की तरह असहाय महसूस करती है जो समाज में एक पति के बिना नहीं रह सकती। और इसीलिए वह नागेंद्र को अपने सम्मोहन के जाल में फंसाकर अक्सर शादी का जिक्र करती रहती है। उसे उसकी पत्नी व बच्चों की कोई परवाह नहीं। वह भी ऐसी स्त्रियों की तरह है जो प्रेमी की पहली पत्नी के संग भी जिंदगी शेयर करने को तैयार हो जाती हैं। ऐसी औरतें बिना पुरुष के समाज में अपने को असुरक्षित समझती हैं। मैत्रेयी का कहना है, दरअसल मुझे लगता है कि बिना बाप की बेटी और पति के औरत की समाज में, परिवार में बड़ी दुर्दशा होती है। शायद ये कहते हुए वह भूल जाती है कि कभी उसका भी अजय नाम का पति था जो उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया, बल्कि अपने घर वालों के संग मिलकर दहेज को लेकर मैत्रेयी की दुर्गति कर डाली थी। फिर भी अजय उसका पहला प्यार था और मैत्रेयी को उसे भुलाना मुश्किल है। इस समाज में अकेले जीवन व्यतीत करने की बजाय वो जानते हुए भी नागेंद्र जैसे लंपट किस्म के इंसान तक से शादी करने को तैयार रहती है और भावनात्मक व आर्थिक सुरक्षा की खोज में अपने से काफी बड़ी उम्र तक के पुरुष से शादी कर लेती है। कई बार मैरिज फेल होने पर या कम उम्र में बाप का साया सर से उठ जाने पर औरत के जीवन में जो असुरक्षा की भावना निहित हो जाती है उसे अपनी उम्र से काफी बड़े व्यक्ति से शादी करके पूरी करना चाहती है। ऐसे पतियों को अंग्रेजी में शुगर डैडी कहते हैं। दयानंद जी ने इस प्रेम कहानी में बड़ी कुशलता से इन सब पहलों का शब्दांकन किया है। बर्फ में फंसी मछली। इस दूसरी प्रेम कहानी को पढ़ना शुरू करते ही आइडिया होने लगता है कि ये कहानी एक लव मैनिएक के बारे में है। इसके प्रेमी को प्रेम का असली अर्थ ही नहीं पता। उसे हर लड़की से प्यार हो जाता है। शुरू में कभी उसे भी लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, लेकिन उस लड़की की शादी कहीं और हो जाने से धीरे धीरे इनका लव हवा हो जाता है। बाद में खुद की शादी करने के बाद भी फुटकर प्यार के किस्से चलते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए प्यार एक मृग तृष्णा के समान है, उसके पीछे भागते ही रहते हैं। पता नहीं किन किन लोगों के बीच अजीब परिस्थितियों में फंसकर भी उनकी प्रेमासक्ति नहीं खत्म होती। इस कहानी में भी एक ऐसा ही लव मैनिएक है जो प्यार के पीछे लगातार भागता रहता है। इसे हर स्त्री से प्यार हो जाता है या होता रहता है। प्रेम ना हुआ जैसे एक रोग हो गया। तू नहीं तो और सही वाली सोच के इस इंसान को प्यार का गूढ़ अर्थ ही नहीं पता। जिस तरह फूड से हद का लगाव रखने वालों को फूड मैनिएक कहा जाता है। उनका मन तरह तरह के खाने ढूंढकर खाने को मन करता है और रोज उसी चक्कर में रहते हैं। उसी तरह इस कहानी में प्रेम के रसास्वादन से मन ना भरने वाले एक इंसान का जिक्र है और ऐसे लोगों को लव मैनिएक कहना ही सही होगा। इन लोगों के लिए प्रेम शब्द एक आइसक्रीम या पान तमाकू की तरह है। हर बार जायका लेने के बाद फिर दूसरे फ्लेवर का खाना चाहते हैं।
ऐसे इंसान आजीवन प्रेम के पीछे भागते रहते हैं, एक इंसान से प्रेम करके चैन से नहीं रहना चाहते। दयानंद जी ये कहानी लिखते हुए इस लव मैनिएक के जीवन में कितने और पहलू जोड़ते रहे हैं, जिनमें इंटरनेट से जुड़ी प्रेम की दुनिया भी है जिससे तमाम लोग दूर रहना चाहते हैं। केवल ऐसे लोग ही इन साइटों को यूज करते हैं जिनकी मानसिकता विकृत हो या जो कैजुअल प्रेम या इस तरह के संबंधों के चक्कर में हो। प्रेम संबंधों में कहानी का पात्र धीरे धीरे अन्य देशों की स्त्रियों से जुड़कर भी अपनी प्रेम पिपासा नहीं बुझा पाता। एक रशियन लड़की रीमा जो बर्फ में फंसी मछली की तरह है, इससे बुरी तरह प्यार करने लगती है। वो जानती है कि रशियन आदमी केवल शरीर के भूखे होते हैं, वो सच्चा आत्मिक प्यार करना नहीं जानते। लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती कि ये लव मैनिएक भी उसे उस तरह का प्यार नहीं दे सकता जिसे वह चाहती है। प्रेम पत्रों के जरिए प्रेम कायम रहता है, पर मिलने के पहले ही रीमा की मौत हो जाती है और अंत में अपने ही कर्मों से बिछे जाल में ये लव मैनिएक भी मछली बनकर फंस जाता है। प्रेम के नाम पर पत्नी के हाथों जो दुर्गति होती है वो अलग। ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसे लोग अपनी मानसिकता से मजबूर होते हैं। इस तरह के प्रेम को एक मानसिक रोग कहना ही उचित होगा जिसका इलाज होना चाहिए, वरना यदि कोई शादीशुदा है तो देर अबेर उसके घरेलू जीवन पर असर पड़ता है। दयानंद जी ने इस कहानी में एक पात्र के माध्यम से प्रेम का ऐसा अस्थिर रूप प्रदर्शित किया है जिसमें एक लव मैनिएक अपनी सोच से लाचार है और ऐसा प्रेम घर परिवार को उजाड़ देता है। सीख देती हुई इस कहानी का समापन आपने बड़ी खूबी से किया गया है। फोन पर फ्लर्ट में ऐसे प्रेम संबंध की गंध है जहां दयानंद जी की लेखनी ने उन शादीशुदा औरतों व पुरुषों के प्रेम को उभारा है जो चोरी छुपे घरवालों की आंखों में धूल झोंक कर किसी से प्रेम संबंध बनाकर आनंद लेते हैं। इस तीसरी कहानी में प्रार्थना नाम की औरत अपने बच्चे की पढ़ाई और अच्छी जिंदगी जीने के सपने बुनती है और शायद किसी अधेड़ उम्र के प्रेमी को अपने शरीरों अदाओं से लुभाकर अपने जाल में फंसाए हुए है, लेकिन वो खुद भी मेहनत करके पैसे कमाने का जुगाड़ सोचती है। उसके प्रेम संबंध की सब बातें एक दिन किसी से रॉन्ग नंबर डायल हो जाने पर वार्तालाप के जरिए पता लगती है। प्रार्थना उस व्यक्ति की आवाज को अपने प्रेमी की आवाज समझकर इतराते हुए बेबाक उससे काफी देर तक बातें करती रहती है। ये पुरुष भी धोखा देकर मजा लेने में कम नहीं होते। पीयूष मौके का फायदा उठाकर प्रार्थना को अपनी असलियत न बताकर फोन पर ही बातों में फंसाकर उसके बारे में तमाम कुछ जान लेता है, लेकिन वास्तव में ऐसे पुरुष मिलने से डरते हैं कि उनकी पोल खुल जाएगी। प्रार्थना को पीयूष की सच्चाई का पता लगने पर उससे बेरुखाई व नाराजी हो जाती है कि उस दिन फोन पर फ्लर्ट करने वाला उसका प्रेमी नहीं बल्कि पीयूष था। जाहिर है कि दयानंद जी ने ऐसे प्रेम संबंधों के बारे में बताने की कोशिश की है जिनमें औरत केवल एक प्रेमी को ही चाहती है या कहिए कि वफादार होती है। हर किसी को वो मन से नहीं चाह पाती। उसने फोन पर फ्लर्ट धोखे में किसी को अपना प्रेमी समझते हुए किया था। एक जीनियस की विवादास्पद मौत। इस चौथी कहानी में जीनियस, स्मार्ट और खुददार विष्णु जी अच्छी नौकरी और इज्जत सबको एंजॉय करते हुए लोगों में धाक जमाए हैं कि उनके मीठे शांत समुद्र जैसे जीवन में बिंदु नाम की एक नमकीन लहर आ जाती है। इस दुनिया में जलने वालों की कमी नहीं। ऑफिस के लोगों ने बिंदु और विष्णु जी के बारे में तिल का तार बनाकर उनके प्रेम के झूठे चर्चों का ऐसा तूफान उठाया कि एक दिन विष्णु जी अपनी अच्छी खासी नौकरी से ही हाथ धो बैठे और बीवी बच्चों को लखनऊ में ही छोड़ अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दूर दिल्ली में जाकर उन्हें छोटी मोटी कंसल्टेंसी करके गुजारे के लिए काम चलाना पड़ा। लेकिन बिंदु तो स्त्री है और पुरुषों का खेला कब रुका है, उस पर अब उसके नए बास ने हावी होना शुरू कर दिया। एक औरत अपनी इज्जत या तो खोए या दाग लगने के पहले कोई और रास्ता टटोले। सो मजबूरन बिंदु ने भी नौकरी पर लात मारकर दिल्ली का ही रास्ता पकड़ा, जहां वो विष्णु जी की शरण में आई। आसमान से गिरे तो खजूर में अटके वाली बात हुई। यहां भी धक्के खाने पड़े। कुछ औरतें पुरुषों का सहारा लेते हुए चली जाती हैं धीरे धीरे, और कभी औरत भी मजबूरी में किसी का सहारा पाकर उसका इस्तेमाल करती है और भूल जाती है कि उस पुरुष की जिंदगी में पहले से ही बीवी के रूप में एक औरत है और वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उस औरत व उसके परिवार को चोट पहुंचा रही है। बिंदु जी अब बिंदु नहीं रही बल्कि विष्णु जी की जिंदगी पे इस कदर छा गई कि पत्नी व उनमें कोई फर्क ही नहीं रहा। जिस पत्नी के लिए उन्होंने अपने घर वालों को छोड़ दिया था, किसी दिन अब उस प्रेम को भूलकर बिंदु से उनका लगाव हो गया और बिंदु एक दिन इतनी स्मार्ट हो गई कि उनका प्रेम वेम सब एक तरफ रह गया। विष्णु जी की पत्नी व बच्चों का कोई ख्याल किए बिना वे उनका सब पैसा गड़प कर गई, साथ में उनको भी खा गई। मतलब ये कि खुददार विष्णु जी अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। इसे औरत का प्रेम नहीं बल्कि किसी को प्रेम के झूठे एहसास में रखना कहते हैं। एक पुरुष को अपने जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना कहते हैं। लेकिन औरत की मजबूरी का फायदा उठाने में कभी पुरुष भी पीछे नहीं रहते। बिंदु का प्रेम विष्णु जी के प्रति एक छलावा है जिसमें वह अपना स्वार्थ ढूंढती है। वो केवल अपनी आर्थिक व भावनात्मक सुरक्षा के बारे में सोचती है। पैसे की तंगी या फिर परिस्थितियों से मजबूर औरतों की मानसिकता
कितनी बदल जाती है कि वो अपने स्वार्थ में अंधी होकर परवाह नहीं करती कि उनके प्रेमी पहले से ही शादीशुदा हैं। इस तरह की बातें दयानंद जी की इस कहानी के प्रेम संबंध से साफ विदित होती हैं, जिन्हें पढ़ते हुए मन कभी आक्रोश व कभी संवेदनशीलता से भर उठता है। प्रतिनायक में सुंदर भ्रम। ये 5वीं कहानी एकतरफा प्रेम की कहानी है, जिसमें प्रेमी की प्रेमिका को कुछ पता नहीं कि उसे शादी के पहले कोई और लड़का चाहता था। कुछ लोग मन ही मन में किसी को प्यार करते रहते हैं और बताने की हिम्मत नहीं कर पाते, और एक दिन वो जिससे प्यार करते हैं उसकी शादी भी हो जाती है। प्यार भी अजीब जगहों व परिस्थितियों में होते हुए सुना है। वह प्यार करने की कोई खास उम्र भी होना जरूरी नहीं। कभी स्कूल कॉलेज के दिनों में पढ़ते हुए तो कभी जान पहचान के बच्चों में भी एक दूसरे के लिए प्रेम के बीच कब पनपने लगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस कहानी में भी धनंजय बचपन से ही किसी जान पहचान वालों की बेटी शिप्रा को वह पहली बार देखने पर ही चाहने लगा था, यानी लव एट फर्स्ट साइट। शिप्रा को देखते ही उस पर रीझ गया, पर संकोच या शर्म जो भी कहो उसके कारण वो उस लड़की को बता ना सका, और फिर एक दिन शिप्रा की शादी भी हो गई। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे वाली बात हो गई। खैर, समय बीतता गया पर धनंजय शिप्रा को भूल न सका। वो शिप्रा की याद मन में दफनाए उसकी पूजा करता रहा। कई बार देखा सुना गया है कि ऐसे लोग फिर किसी और से शादी न करके कुंवारे रहना ही पसंद करते हैं। तो यहाँ धनंजय की भी यही हालत हुई। इतना गहरा आत्मिक प्यार की शिप्रा की शादी हो जाने के बाद भी वो मन में बसी रही। कल्पना में ही उससे शिकवे शिकायत करता रहा। कुछ साल बाद एक दिन शिप्रा से मुलाकात के दौरान मौका मिलते ही अकेले में इतने सालों से मन का अनकहा गुबार निकाल लिया। शिल्पा लड़की होने के नाते झिझक रही थी, लेकिन अब पछताए का होप जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो बहुत देर हो चुकी थी। शिप्रा ने अपनी तरफ से कुछ कबूल नहीं किया, लेकिन कोई उससे इतना प्यार करता है कि उसके लिए शादी भी ना की, इसके एहसास से उसकी आंखें भीग जाती हैं। ऐसे केस में अगले जन्म में मिलने के वादे के अलावा और कुछ नहीं सूझता, और प्रेमिका के दिए हुए रुमाल को ही प्रेमी सीने से लगाए रहता है। दयानंद जी ने इस कहानी के प्रेम संबंध में समाज की वो झलक दिखाई है जिसमें एक पुरुष अपनी प्रेमिका की पावन यादों में ही जीवन व्यतीत कर देता है। कोई उस पर लांछन नहीं लगाता, ना ही किसी की उंगली या भौहें उस पर उस तरह उठती हैं जिस तरह एक अकेली स्त्री के साथ होता है। सुंदर भ्रम। दो प्रेमियों की कहानियों में अक्सर ही प्रेमी या प्रेमिका के पिता की मृत्यु होने पर या तो वह अपने जीवन की तरफ से उदासीन हो जाते हैं या किसी लक्ष्य को लेकर उसमें अपने को गुम कर देते हैं, जैसे कि इसमें अनु के साथ हुआ। घर में केवल बेटियां हैं तो अनु परिवार का पेट भरने के लिए आगे की पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने लगती है। ऐसा करते हुए वह जीवन की तरफ से उदासीन हो जाती है। उसका प्रेमी देव अपनी प्रेमिका का यहाँ वहाँ पीछा करते हुए आहें भरा करता है। उसकी मन ही मन में पूजा करते हुए उसके आने जाने की जगहों पर चक्कर काटकर अपनी टांगे घिसा करता है। कभी कभी प्यार के जुनून में चिट्ठियां लिखकर उनकी ढेरी लगाता रहता है। ऐसे प्रेमी मजमून दिल में लिए या कागज के टुकड़ों पर लिखकर ही रह जाते हैं। कागज का वो टुकड़ा प्रेमिकाओं के हाथ में सही समय पर नहीं पहुंच पाता। प्रेमी उन्हें पोस्ट करने से हिचकिचाते हैं। कभी इत्तेफाक से मौका आया बात करने का तो या तो हकलाने लगते हैं या नर्वस होते हुए मन में जो कुछ रिहर्स किया होता है वो सब कहना या पूछना ही भूल जाते हैं, और भी हादसे होते रहते हैं। अगर प्रेमिका को संदेह हो जाता है कि कोई उसका पीछा करता है तो डर से या घबरा कर उस लड़के से कन्नी काटने लगती है, और प्रेमिकाएं कभी अचानक सीन से गायब हो जाती हैं तो प्रेमी चिंता के मारे घुलता रहता है। हर समय घुट घुट कर जीता है, लेकिन बेशर्मी से हर बात की खोज खबर रखता है, किंतु डरता भी रहता है कि कहीं मन की बात कह देने से जूते न पड़े या उसे जेल की हवा न खानी पड़े। और अगर कभी ऐसा हुआ कि प्रेमिका के दीदार ना हो पाए और उसका पता ठिकाना ना मिल पाए तो प्रेमी घबरा जाता है कि कहीं उसकी प्रेमिका की शादी ना हो गई हो। प्रेमग्रस्त इंसान क्या क्या फितूर की बातें नहीं सोचता। यही सब इस कहानी के नायक देव के साथ होता रहा। एक ऐसा प्रेमी जो मन में ही बातें सोचकर छटपटाता रहता है, लेकिन अपनी प्रेमिका से कुछ कह नहीं पाता। उसे अपनी प्रेमिका के आगे कोई भी अन्य लड़की सुंदर नहीं लगती, और उस दीवानेपन में कुछ बदकिस्मत प्रेमी मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, जैसा कि इस कहानी में भी हुआ। सालों से प्रेम अग्नि में जलता हुआ वह अपनी हर किस्म की भावनाओं को चिट्ठियों में प्रकट करता रहा। कुछ लोग किसी से प्रेम करते हुए जीवन भर ऐसे ही घुटते रहते हैं, अतीत की यादों के नशे में ही धुत रहते हैं। ये नहीं कि जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सुधि ले। देव कल्पना में ही अनु से इश्क लड़ाते हुए अपनी प्रेम पीड़ित भावनाओं को चिट्ठियों में लिखकर ढेर लगाता रहा, किंतु उन्हें पोस्ट करने की हिम्मत ना कर पाया। जिंदगी के कई साल बीत जाने पर ही वो उन चिट्ठियों को अनु को पोस्ट करने की हिम्मत कर पाता है। दयानंद जी ने अपने निपुण लेखन से प्रेम की अधीरता व पीर दोनों को ही इस कहानी में दर्शाया है। हाय दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।